हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखिए, जब भी किसी चीज़ को अगर क्लासिफाई किया जाता है तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है, वरना तो ऐसे तो चीज़ों को हम बहुत डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं और उनका डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वो है उनके बीच में नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि वहाँ पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है उनका नेचर कौन सा होने वाला है। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होती है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। तो अलग अलग टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के लिए अलग अलग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनको हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है। अब मेनली जो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। थर्ड आता है मेटेलिक सॉलिड्स एंड फोर्थ वन इज कोवेलेंट सॉलिड्स। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके क्या होते हैं, यहाँ पे 3 और सब कैटेगरीज होती हैं। मॉलिक्यूल्स भी देखिए अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब जब भी कभी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम आता है तो बस एक चीज़ याद रखनी है, फ़ोन। अब फ़ोन क्या चीज़ है? फ़ोन है FON, ये वाला फ़ोन, चलाने वाला फ़ोन नहीं। तो ये जो है यहाँ पे F का मतलब क्या होता है? F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये 3 सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, यही हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें इन तीनों में से तो कोई पक्का आएगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी। तो अब देखते हैं इनके बारे में डिटेल हमको पढ़नी है कि वन बाय वन की इनके अंदर और कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या क्या इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे किस किस तरीके का होता है। तो अब उसको देखते हैं। चलिए, अब हमारे पास इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ने के यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड तो होता है जो कि हम इसको थियोरेटिकली रीड करें, वन बाय वन एक एक टॉपिक को ऐसे करके पढ़ें, एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड मेथड हमारे पास आता है कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ें, क्योंकि टेबल की फॉर्म में पढ़ने से क्या रहता है कि हम वहीं पे उसी टाइम पे क्या कर सकते हैं, जैसे एक टाइप के सॉलिड को पढ़ा तो उसी टाइम पे दूसरे टाइप के सॉलिड से उसको वहीं पर कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे पहले वाले से अलग था। तो ये सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले अब देखिए क्या क्या बातें जो है हम इनके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले रहेगा वो रहेगा हमारा टाइप ऑफ सॉलिड, कि कौन से वाले टाइप का सॉलिड है। 4 टाइप के जो हमने बात करी थी। कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से? कांस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि वो कौन से पार्टिकल है जिनसे मिलके वो जो हमारा सॉलिड है वो वहाँ पे फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी फोर्सेज उन पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्सेज कौन सी वाली प्रेजेंट है, एट्रैक्टिव फोर्सेज। फिर आते हैं एग्जाम्पल्स, उनके एग्जाम्पल देखेंगे कि ऐसा कौन सा होता है जिनके बारे में हमने पढ़ा। फिजिकल नेचर की कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आता है कि ये कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं या जो भी है। मेल्टिंग पॉइंट भी देखेंगे यहाँ पे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे 3 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। सबसे पहला नॉन पोलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, नाम से पता लग रहा है कि वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे। अब मॉलिक्यूल किस तरीके का होगा वो अलग अलग हो सकता है। या तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हो जो मॉलिक्यूल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्सेज प्रेजेंट होती है वो होती है डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेज। ये भी क्लास 11th में देखा होगा। सबसे जो वीक फोर्सेज होती थी हमारी, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेज इनको बोलते थे। इनके एग्जाम्पल कौन कौन है? आर्गन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फिजिकल नेचर देखिए इनका सॉफ्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फोर्सेस कैसी हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, तो इनका नेचर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। जैसे जैसे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी तो नेचर क्या होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी तो है नहीं, नाम में ही नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मतलब कोई पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पोल कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे ये इंसुलेटर तो होना ही था इन्होंने। अगेन वही, क्योंकि इनका यहाँ पे क्या है, जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लो रहेगा, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजीली हम उसको मेल्ट कर सकते हैं। यानी कि मेल्टिंग क्या होता है, उसकी फोर्सेस को ब्रेक करना, तो उसकी फोर्सेस को बहुत ही ईजिली वहाँ पे ब्रेक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अच्छा ये तो कांस्टेंट पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही रहेंगे, बस कैसे मॉलिक्यूल रहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे। अब की बार नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। उनके बीच में जो फोर्सेज रहती हैं वो कौन सी होती है, डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि एक पोल दूसरा 2 पोल हो गए, उनके बीच में क्या है जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनके एग्जाम्पल क्या है, HCl हो गया, क्योंकि देखिए अच्छा डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पे एक क्या रहेगा,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा और दूसरा क्या रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस रहेगा, वहीं पर क्या होता है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। जैसे HCl में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या आ गई पोलैरिटी आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है इनके बीच। सेम सल्फर डाइऑक्साइड में भी सेम टू सेम यही चीज होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि देखिए अभी भी भले ये फोर्सेज स्ट्रांग है पहले वाले के कंपेयर में, बट अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि यहाँ पे जो इनका नेचर है वो ये हार्ड हो जाए, अभी भी क्या है सॉफ्ट है। नेक्स्ट अगेन ये इंसुलेटर होंगे, क्योंकि देखिए एक चीज देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ डाइपोल की, तो डाइपोल में पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल दोनों पोल है, लेकिन ओवरऑल जो वहाँ पे चार्ज हो रहा है वो तो क्या हो रहा है फाइनली जीरो हो जा रहा है, यानी कि फाइनली ये क्या रहेंगे इंसुलेटर ही रहेंगे। अगेन इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो तो नहीं होता लेकिन लो होता है, अगेन क्योंकि वेरी लो इसलिए नहीं क्योंकि उससे तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, लेकिन स्टिल तब भी क्या है यहाँ पे लो तो है ही फिर भी, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज अभी आई नहीं, अभी आगे आएंगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, तब हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि क्या हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हो, तो यहाँ पे फोर्सेज कौन सी प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो फोर्स का नाम क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट किस में देखा जाता है जनरली H2O आइस, यानी कि जो आइस होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ये फोर्स है ये इन दोनों फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग फोर्स है, काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। नेक्स्ट इंसुलेटर तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो अभी भी क्या होगा होंगे तो अभी भी ये इंसुलेटर ही रहेंगे। अगेन मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा लो रहेगा, क्योंकि फोर्स अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है, अब बढ़ेगी धीरे धीरे। नेक्स्ट टाइप के जो सॉलिड आते हैं, क्योंकि हमने इनकी तीनों कैटेगरी पढ़ ली है, अब नेक्स्ट टाइप के सॉलिड आते हैं आयनिक सॉलिड्स। नाम से ही पता लग रहा है कि जो इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे कौन से पार्टिकल से बने होंगे, आयंस से बने होंगे। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं, है ना, क्योंकि कैटायन कैथोड पे मिलता है, एनायन एनोड पे मिलता है, इस तरीके से। नेक्स्ट इनमें जो फोर्सेज प्रेजेंट होती है, कहीं पर भी अगर चार्जेस होते हैं तो उनमें कौन सी फोर्स प्रेजेंट होती है, कुलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप कि अभी तक आपने जो अपना क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अभी चल ही रहा होगा या फिर जो भी होगा, तो वहाँ पे पढ़ा होगा ये कुलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो पढ़ा है ना वहाँ पे कि फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में कि दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच में फोर्स जो होती है वो क्या होती है कुलाम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो वही फोर्स है ये भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन कौन है, NaCl, क्यों Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आगे यहाँ पे चार्ज दोनों के बीच में फोर्स है। MgO मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगा अगेन यहाँ पे कुलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो यही चीज़ें ऐसे ही बाकियों में भी होगा। ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, ये हार्ड तो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हार्ड है, इनको तोड़ना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने इनको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हमने भी अगर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा ब्रिटल है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने तोड़ा तो ये एकदम फ्लेक्सिबल ऐसे होके और ऐसा मतलब मुड़ जा रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा ब्रिटल है, यानी कि टूट जाएगा। पढ़ा होगा ये भी क्लास 10 में। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते कि ये कंडक्टर हैं और ना ही ये बोल सकते इंसुलेटर है, इनके लिए स्पेसिफिकली हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये अपनी सॉलिड स्टेट में उस टाइम पे तो कैसा बिहेव करते हैं, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करते हैं। क्यों इंसुलेटर के जैसा बिहेव कर रहे हैं, चार्ज क्या है रेस्ट पे, यानी कि मोशन नहीं कर सकता चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बट क्या है मोशन नहीं कर सकता सॉलिड स्टेट में, क्योंकि पढ़ा है हमने पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उस टाइम पे मोशन मूवमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा ये इंसुलेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है तो चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा अपनी जगह से, जो कि सॉलिड स्टेट में तो नहीं हो सकता, इसलिए ये है इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, लेकिन अगर ये अपनी मॉल्टन स्टेट में मान लो तुमने जो ये है इसको पिघला दिया या फिर इसको पानी में इसको मिला के सोल्यूशन बना दिया, पानी में सोल्यूशन बनाया मतलब एक्वस सोल्यूशन बना दिया अगर, तो उस टाइम पे क्या होगा, अब जो चार्जेस है वो क्या कर सकते हैं मूवमेंट कर सकते हैं अपनी, तो चार्जेस क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। तो ये अपनी मॉल्टन और एक्वस स्टेट में क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं, बट सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। अब क्योंकि इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखिए भाई फिजिक्स में पढ़ा होगा कितनी ये काफ़ी अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है, यानी कि इसके बीच के जो बॉन्ड को तोड़ के उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हमारे यहाँ पे 2 तो कंप्लीट हो गए, अब देखते हैं अगली स्लाइड में नंबर 3 और नंबर 4 जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको। यहाँ पे थर्ड सॉलिड हमारा आता है मेटेलिक सॉलिड, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है मेटल्स आने वाले हैं कहीं पे। इनमें कांस्टेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस किस चीज़ के, मेटल्स के, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और क्या बन जाते हैं पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बन जाते हैं।
और अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन भी आसपास ही कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, मैं ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स भी उन्हीं के आसपास हैं और वहाँ पे क्या है पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है। यानी कि अभी दो चीजें हैं, पॉजिटिव आयंस है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन भी साथ में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी फ्रीली मूव कर सकता है वहाँ पे। फोर्स कौन सी होती है, मेटल्स के बीच में होती है यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग, एग्जाम्पल कौन कौन है, जितने भी मेटल्स होंगे सारे के सारे क्या करेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग ही तो करेंगे। फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ऑब्वियसली बात है मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन अब हमने पहले वाला पढ़ा था कि वो क्या होता है हमारा हार्ड था, लेकिन क्या था, ब्रिटल था। आयनिक सॉलिड्स वो ब्रिटल भी थे, लेकिन ये हार्ड होने के साथ साथ क्या है, मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है। किसी को हम मेटल के ऊपर हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, थिन शीट में कन्वर्ट होगा, लेकिन टूटेगा नहीं। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल होने का मतलब किसी को अगर हम खींचते जाएं, मेटल को हम खींचते जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, वो टूटेगा नहीं। उसकी क्या होती है कि बहुत लंबी तार जो है वो बनती जाएगी, यानी कि बिल्कुल पतला हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, यानी कि डक्टाइल है, बहुत ज़्यादा खींच सकता है वो। फिर आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर जैसे आयनिक सॉलिड थे वो किसमें थे, वो आयनिक सॉलिड क्या होते थे कि अपनी मॉल्टन फॉर्म और एक्वस फॉर्म में कंडक्टर थे, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं थे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट है। भाई इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है ना हमेशा, चाहे मेल्ट कर लो चाहे इनको सॉलिड फॉर्म में रखो, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल है, फ्री है। इस वजह से चाहे मॉल्टन स्टेट हो चाहे सॉलिड स्टेट हो, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है मूव करने के लिए। इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे, ये कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी सेम, इसीलिए ये क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं। अब यही जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ही क्या होता है, इनकी थर्मल प्रॉपर्टी भी होती है। यानी कि एक अगर कोई एक मेटेलिक रॉड है, उसको मैं एक तरफ से हीट करता हूँ तो वही जो हीट है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, दूसरी तरफ तक पहुंच जाती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस हीट को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो क्या है, फ्री टू मूव अबाउट है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा फिर यहाँ पे, इसीलिए फेयरली हाई यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट उस पर आते हैं फोर्थ वाले पे, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नाम से ही पता लग रहा है कोवेलेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग कुछ होने वाली होगी। यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं। यहाँ पे अकेले अकेले एटम होंगे, बस उन्होंने क्या कर रखा होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रखी होगी। फोर्स कौन सी प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, SiO2 हो गया, यानी कि क्वार्ट्ज, हमने पढ़ा था पहले भी ये फॉर्मूला। सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, कार्बन हो गया। अब कार्बन के भी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग शो करते हैं। कार्बन एक तो डायमंड वाला हो गया और एक कार्बन हमारा ग्रेफाइट वाला हो गया। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए ये हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट क्यों सॉफ्ट है जबकि इसमें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ग्रेफाइट में भी, क्योंकि ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो एक लेयर होती है ग्रेफाइट की, दूसरी लेयर उसके ऊपर क्या कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है। क्योंकि वो उसके ऊपर स्लाइड कर रही है, इसी वजह से क्या होते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है, जितने भी ये बाकी जितने भी हैं ये सब के सब तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट है वो एक एक्सेप्शन है। वो क्या होता है, यहाँ पे कंडक्टर होता है। तो ये इन सब से हटके एकदम अलग ही काम कर दिया इसने। यहाँ पे क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। क्यों कंडक्टर है, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, आपके एनसीईआरटी जो बुक है वहाँ पे बना हुआ होगा, इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये जो डायमंड है, जैसे तो डायमंड का, या क्लास 10th में पढ़ा होगा, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कार्बन होता है उसने क्या कर रखे होते हैं, 4 बॉन्ड बना रखे होते हैं। 4 बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है, उसकी कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है जो कि उस वहाँ पे क्या करा पाए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा पाए। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन बाकी 3 कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि उसकी एक वैलेंसी तो फ्री हो गई, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो उस एक फ्री वैलेंसी से ये क्या करता है, यहाँ पे हमारा कंडक्टर बन जाता है। उसी एक फ्री वैलेंसी को ये क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का लेक्चर, जो कि यहाँ पे फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस, जहां से एक्चुअल स्टार्ट होगा जो सॉलिड स्टेट है। अभी तक तो हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेसिक बातें पढ़ रहे थे। आई होप कि जितना भी लेक्चर है, जितनी भी चीजें हैं, ये पूरी की पूरी समझ आई होंगी। आपने नोट्स जो है साथ साथ में बनाए होंगे। अगर किसी ने स्टिल जो नोट्स है वो नहीं बनाए, किसी को प्रॉब्लम आती है वीडियो के साथ साथ चलते चलते नोट्स बनाने में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो नोट्स है उनका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ के जो नोट्स है उनको बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नए लेक्चर के साथ, जहां पे कि हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में।